Rahim. Today's topic of discussion is MCQs points of hemodynamic disorders. तो आज की इस वीडियो में हेमोडायनामिक डिसऑर्डर्स के MCQs पॉइंट को कवर करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडीमा वाले टॉपिक से. ओके, तो जो एडीमा है, एडीमा के अंदर हम यह एडीमा को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी कैविटी के अंदर या स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन होना, तो उसको एडीमा बोलते हैं. एडीमा के अंदर बेसिकली कितने कॉजेज होती है, 5 मैकेनिज्म होते हैं. या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सोडियम की रिटेंशन है, या इन्फ्लेमेशन होती है. तो ये 5 बेसिक मैकेनिज्म होते हैं एडीमा के. अब हाइपरीमिया और कंजेशन में क्या फ़र्क होता है? अगर किसी भी टिश्यू की तरफ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपरीमिया या कंजेशन हो सकती है. जो हाइपरीमिया ये एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन पैसिव प्रोसेस होता है. हाइपरीमिया के अंदर आर्टिकुलर डायलेशन होती है, कंजेशन के अंदर जो कि पैसिव प्रोसेस है, इम्पेयर्ड आउटफ्लो की वजह से होता है. ठीक हो गया. तो हाइपरीमिया और कंजेशन में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया है. जो हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर के केस में जो हीमोसिड्रिन लीडर मैक्रोफेजेस होती है, क्रोनिक पल्मोनिक कंजेशन में देखने को मिलती है. अब हम हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं. एक वर्ड है पेटिचिया, एक है पुरपुरा और एक है काइमोसिस. ठीक है. तो जो पेटिचिया होता है, ये माइन्यूट 1 to 2 मिलीमीटर हेमरेजेस होते हैं स्किन के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर या सीरोसल सर्फेसिस के अंदर. लेकिन अगर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, लेकिन 1 से छोटे हो, 1 सेंटीमीटर तक, तब इसको बोलते हैं पुरपुरा. लेकिन अगर ये 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर से भी बड़े हो, तब इसको सबकुटेनियस हीमाटोमा या इकाइमोसिस बोलते हैं. तो जो 1 to 2 मिलीमीटर है, वो इस्तेमाल होता है पेटिचिया के लिए, फिर पुरपुरा है, फिर काइमोसिस है. म्यूचुअल ट्रायड में एंडोथेलियल इंजरी है, स्टेसिस होती है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है. ओके, और ब्लड हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है. तो ये 3 कॉजेज होती है. ठीक है. विशु ट्रायड के जो एंडोथेलियल इंजरी होती है, वो टॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है. जो एब्डोमिनल ब्लड फ्लो है, स्टेसिस है, वो एनोरिज्म की वजह से या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से हो सकती है. जो हाइपरकोगुलेबिलिटी है, वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकती है. प्राइमरी में फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशन है, प्रोथ्रोम्बिन की ज़्यादा सिंथेसिस हो जाना, या एंटीथ्रोबिन 3 की डेफिशिएंसी है. सेकेंडरी के अंदर बेड रेस्ट है, टिश्यू का डैमेज है, मैलिग्नेंसी है, या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है, या एंटीबॉडी या हैपेनिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है. प्लेटलेट फैक्टर 4 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी काजेस आपको मैंने बता दिया है. अब हाइपरकोगुलेबिलिटी के प्राइमरी के अंदर फैक्टर 5 की लीडर म्यूटेशन और प्रोथ्रोम्बिन जीन है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है. जो लाइन्स ऑफ ज़ार है, लैमिनेटेड लाइन्स होती है. अब लैमिनेटेड लाइन है, इनके अंदर अल्टरनेटिंग पैटर्न होता है. पहले पेल लाइन होती है, फिर आती है डार्कर लाइन. जो पेल लेयर होती है, इसमें प्लेटिलेट और फिब्रिन होता है. जो डार्कर लेयर है, उसमें आरबीसीज होती है. अब जो थ्रोम्बस का जो फेट है, वो 4 होता है: प्रोपेगेशन, इम्बोलाइजेशन, डिसोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनालाइजेशन है. इम्बोलस डिटैच होता है, इंट्रावेस्कुलर मैस हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जिसको ब्लड कैरी करता हुआ किसी डिस्टेंट साइड के ऊपर लेके चला जाएगा. इसको इम्बोलिज्म बोलते हैं. इन्फेक्शन, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस है, कोआगुलेटिव भी हो सकता है, ल्यूकोफैक्टिव भी हो सकता है. आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, वीनस ऑक्लूजन की वजह से भी हो सकता है. आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कॉज इम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस होता है, लेकिन इसके अलावा लोकल वेजोस्पैज्म है, हेमरेज इनटू एथेरोमेटस प्लेक है, एक्सट्रिंसिक वेसल कंप्रेशन है, या फिर टेस्टिकुलर वेसल टॉर्शन है, बोल वॉल्वुलस होता है, ट्रॉमेटिक वेस्कुलर इंजरी है, या एडिमा की वजह से वेस्कुलर कंप्रेशन होती है, या एंट्रैपमेंट होती है हर्नियल सैक में. जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस या वीनस एम्बोलिज्म ये वीनस ओक्लूजन से करवा देते हैं इन्फेक्शन. अब इन्फेक्शन के अंदर मेनली कोआगुलेटिव होता है, लेकिन सीएनएस के अंदर लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होता है. शॉक सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन स्टेट है, जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट कम हो सकती है, या फिर इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है. शॉक की वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगी, और हाइपोटेंशन के बाद टिश्यू की तरफ परफ्यूजन कम हो जाएगी. जब टिश्यू की तरफ परफ्यूजन कम हो जाएगी, हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया से सेल की डेथ स्टार्ट हो जाएगी. शॉक की 3 मेजर टाइप होती है और 2 माइनर होती है. जो 3 मेजर है, उसमें कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक होता है. कार्डियोजेनिक शॉक में मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, वेंट्रिकुलर रप्चर है, एरिथमिया, कार्डिक टेम्पोनेट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म आता है. जबकि हाइपोवोलेमिक शॉक में फ्लूइड लॉस होता है. जो फ्लूइड का लॉस है, हेमरेज की वजह से हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, डायरिया की वजह से हो सकता है, बर्न्स की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है. जो सेप्टिक शॉक है, या जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है, इसके कॉज क्या होते हैं? सुपर एंटीजन हो सकती है, ट्रॉमा है, बर्न्स है, पेनक्रियाटाइटिस है, या माइक्रोबियल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, ठीक हो गया. ठीक है. तो अगर हम आगे चलते हैं, तो हम कहाँ पे थे? अब हम यहाँ पे थे, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो गया. तो डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग कैस्केड है, वो एक्टिवेट हो जाती है. ओके, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बैड है, क्योंकि ये ऑर्गन्स को शट डाउन कर देगा माइक्रोथ्रोम्बाई की वजह से, और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट यूज़ हो जाते हैं. अब कुछ लोग थ्रोम्बस को यूज़ करते हैं पोस्टमार्टम के लिए, थ्रोम्बस को यूज़ करते हैं एंटीमार्टम के लिए, और जो पोस्टमार्टम होता है उनको क्लॉट्स बोलते हैं. आर्टीरियल थ्रोम्बाई मेनली रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वाली जगह पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये वैस्कुलर
डिजीज़ या ओल्ड सर्जरी वाली साइड पे भी देखने को मिल सकते हैं। वेजिटेशन ऐसे थ्रोम्बाई होती है जो हार्ट के वाल्व पे होती है। ये बैक्टीरिया से भी लॉडेड होती है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस या फिर स्टीराइल होते हैं जिसको मेरेंटिक या विरोशियस बैंड बोलते हैं। ठीक है, इम्बोलस ग्रीक से निकला है जिसका मतलब है बॉटल स्टॉपर। जो पल्मोनी इम्बोलाइजेशन है ये सबसे बड़ा किलर होता है। एक है पैराडॉक्सिकल इम्बोलस या इसको क्रॉस इम्बोलस कहती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि जो इम्बोलस होता है वो राइट टू लेफ्ट शंट से होता हुआ, ठीक है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन से या सिस्टमिक सर्कुलेशन से होता हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है थ्रू द राइट टू लेफ्ट इंट्राकार्डिक शंट है। ओके, और किसी न किसी आर्टरी को ऑक्लूड कर देता है। लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर की वजह से फैट एम्बोलिज्म होगा। जो ट्यूमर एम्बोलाई होती है ये कैंसर के पीसेस होते हैं जो किसी वेन को ऑक्लूड कर देते हैं, लाइक रीनल सेल कार्सिनोमा। जो इन्फार्क्ट होता है दो टाइप का होता है, रेड इन्फार्क्ट और व्हाइट इन्फार्क्ट। जो रेड इन्फार्क्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेमरेजिक इन्फार्क्ट, लेकिन जो व्हाइट इन्फार्क्ट होता है उसको एनीमिक इन्फार्क्ट बोलते हैं। तो जो व्हाइट इन्फार्क्ट होता है, ओके, तो ये जब होता है जब आर्टीरियल ओक्लूजन होती है, यानी जो रेड इन्फार्क्ट है वो हेमरेजिक इन नेचर है, जबकि व्हाइट इन्फार्क्ट पेल या एनीमिक इन नेचर होता है। रेड इन्फार्क्ट में मसला वीनस ओक्लूजन में है, टेस्टिकुलर टॉर्शन में है, जबकि व्हाइट इन्फार्क्ट में मसला आर्टीरियल ओक्लूजन में होता है। रेड इन्फार्क्ट लूज स्पॉन्जी टिश्यू में होती है, व्हाइट इन्फार्क्ट सॉलिड ऑर्गन में होती है। हेमरेजिक या रेड इन्फार्क्ट ऐसे ऑर्गन में होती है जिनमें डुअल ब्लड सप्लाई होती है, लाइक लंग्स और लीवर, जबकि जो व्हाइट इन्फार्क्ट होते हैं ये एंड आर्टीरियल सप्लाई वाले ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, लाइक किडनी, स्प्लीन, हार्ट है। जो रेड इन्फार्क्ट है प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यू में होती है, लेकिन जो व्हाइट इन्फार्क्ट है कंजेस्टेड टिश्यू में नहीं होते। रेड इन्फार्क्ट रीपरफ्यूजन टिश्यू में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट इन्फार्क्ट होते हैं रीपरफ्यूजन टिश्यू में नहीं देखने को मिलते। रेड इन्फार्क्ट के मार्जिन शार्पली डिफाइंड नहीं होते, व्हाइट इन्फार्क्ट के मार्जिन शार्पली डिफाइंड होते हैं। एडीमा सिर्फ और सिर्फ रेड इन्फार्क्ट में होता है। ओके, जो लाइन्स ऑफ ज़ान होती है वो किसी थ्रोम्बस को क्लियर कर देती है। ये अल्टरनेटिंग लाइन्स होती है, यानी पहले प्लेटिलेट होते हैं, फिर इसकी प्लेटिलेट और फिब्रिन है, इसके बाद जो डार्कर लेयर होती है वो आरबीसी से बनती है। जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है प्लेटिलेट की एग्रीगेशन करती है, ब्लड वेसल की वेसो कंस्ट्रक्शन कराती है। जो प्रोस्टासाइक्लिन है PgI2 है, ओके, ये प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को मिनिमाइज कर देता है। एक सिंड्रोम का नाम लिखा हुआ है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें प्लेटिलेट के ऊपर GP1B की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से प्लेटिलेट की एडिशन डिफेक्टिव होती है। अब ग्लेन्समैन थ्रोम्बोसिथेनिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन इसमें GP2B और 3A की डेफिशिएंसी होती है, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाती, जबकि बर्नार्ड सोलियर के अंदर प्लेटिलेट की एडिशन नहीं हो पाती। ओके, अगर पेशेंट को वारफरीन दे रहे हैं तो उसके प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक करते हैं, लेकिन हेपरिन की थेरेपी के केस में जो पार्शियल थ्रोम्बोस्प्लास्टिन टाइम होता है उसको मॉनिटर करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? हेमोप्टाइसिस हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, यहाँ तक कि सडन डेथ भी हो सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, या पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, कोर पल्मिनल हो सकता है, पल्मोनरी इन्फाक्शन हो सकता है, या सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है। तो ये थे हीमोडायनामिक डिसऑर्डर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स और निमोनिक्स। निमोनिक्स तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना।